शाम की चाय के लिए हम सबको चाची ने अपने घर बुलाया था। चाची का घर हमारे मकान से अलग रहा हो ऐसी बात नहीं थी। अंदर की छत के एक कमरे को बाबा ने चाची को दे दिया था। उसके संग सटे हुए छोटे से खाली छत के टुकड़े पर टिन डलवाकर चाची ने रसोई बना ली थी। छत की दूसरी तरफ ईंटों की छोटी सी टूटी फूटी दीवार के परे गोदाम था, जिसे झाड़ बुहाकर और खिड़कियों दरवाजों पर लाल नीले पर्दे लगवाकर मैंने अपना स्टडी रूम बना लिया था। बहाना ये था कि ऊपर अकेले में बिना किसी विघ्न बाधा के एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई होती है। सब यही समझते थे और मैंने उनकी इस गलतफहमी को कभी दूर करने का कष्ट नहीं किया था। इस कमरे के कोने में छिपकर मैंने कुछ ऐसी चीजें ठूस रखी थी जिन्हें मैं दूसरों की आंखों से बचाना चाहता था। जादू के चिन्ह किए हुए ताश के पत्ते, बहुत वर्षों पुराना एक ग्रामाफोन, कीर्तन, आरती और भजन के घिसे घिसाए रिकॉर्ड, डायरी और एक फोटो एल्बम जिसमें मैंने चाची से बिट्टो का फोटो लेकर चिपका दिया था। फोटो के नीचे मैंने अंग्रेजी में ब्लैक अक्षरों में गहरी सुर्खियों से लिख दिया था, बिट्टो, जो कानपुर से छुट्टियां बिताने यहां आई है। इसी फोटो एल्बम में मैंने कैडबरी चॉकलेट से निकाले हुए कुछ फिल्मी अभिनेताओं के चित्र भी लगाए थे, किंतु बिट्टो की फोटो के संग वह चित्र कुछ अच्छे नहीं लगे और मैंने उन्हें उतार कर बिट्टो की फोटो सबसे अलग रहने दी। ये पहला अवसर था जब मैंने अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति की विशिष्टता को स्वीकार किया था। चाची उपले थोपते हुए या गीली साड़ी को सुखाते हुए मुझसे अक्सर बातें किया करती थी। उनका स्वर कर्कश नहीं था, किंतु फिर भी काफी तेज और ऊंचा रहा होगा, क्योंकि उनके बोलते ही ईंटों की दीवारों के बीच में बनी खोखल से गौरैया उड़कर जंगले पर बैठ जाती थी। कभी कभी फुर्सत के समय वह मेरे कमरे में आकर कहती, क्यों भैया, बहुत दिनों से रिकॉर्ड नहीं बजाया? मुझे अपने उस पुराने जीर्ण शीर्ण ग्रामोफोन पर बड़ा गर्व था। झट उसे बाहर निकालकर चाबी देने लगता। कौन सा रिकॉर्ड सुनोगी चाची? अरे वही मीराबाई का भजन। का नाम है उसका? और वह हमेशा घायल की गति घायल जाने के बोल भूल जाती। मैं जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए कहता। कौन सा चाची? जब तक वह घिसा पुराना रिकॉर्ड दम तोड़ता हुआ भर्राए स्वर में बजता रहता, चाची आंखें मूंद कर सुस्त सी बैठी रहती और उनके होठ बार बार फड़फड़ाते उठते। मैं पूछता, चाची, तुम आंखें बंद करके भगवान से क्या मना रही थी? और वह तनिक उदास होकर लंबी सांस लेते हुए बुड़बुड़ा उठती, इस उम्र में और क्या मनाना बाकी रह गया है भैया? बिट्टो विवाह करके अपने घर जाए,
मेरा तो वही तीर्थ होगा। मैं चाची के मुंह की ओर गुमसुम सा ताकता रहता। चाची आंखें मूंदे बैठी रहती और रिकॉर्ड बजता रहता। भौजाई ने एक दिन बातों बातों में कहा था कि बिट्टो की सगाई कानपुर में पक्की हुई थी, किंतु ब्याह होने से पहले ही रिश्ता टूट गया। साधारण सी बात थी जिसमें कभी मेरे मन में उत्सुकता नहीं जगाई, किंतु जब कभी चाची बिट्टो की चर्चा छेड़ती, उनके चेहरे पर एक महीन सी छाया सिमट आती और मुझे लगता कि कहीं कोई ऐसी बात है जिससे चाची बचकर कतरा कर निकल जाना चाहती है। चाय के समय चाची के कमरे में एक छोटी सी भीड़ इकट्ठा हो गई। माँ, भौजाई, उनके बच्चे, बच्चों की आया, सब ने उस छोटे से कमरे पर धावा बोल दिया था। हंसी मजाक और बातचीत के शोर में बिट्टो को मुझसे छिपा लिया था। जब कभी वह मेरी ओर देखती और मैं 2-4 वाक्यों का मन ही मन रिहर्सल करके उनसे कुछ कहने को होता कि इतने में ही भौजाई या बच्चे उसका ध्यान मेरी ओर से भटका देते। भौजाई उनके बालों को हाथ से इस तरह सहला रही थी मानो दुकान में मोल भाव करने से पहले किसी कपड़े की जांच परख रही हो। बिट्टो, तेरे बाल तो बंगालनों को भी मात करते हैं, कौन सा तेल लगाती है? मुनिया उनके चश्मे के फ्रेम में अपनी छोटी छोटी उंगलियों को फंसा कर बोली, हमारे लिए कानपुर से क्या लाई हो? आज मुझे रह रहकर क्यों लगता है कि बिट्टो की उस सरल स्निग्ध खिलखिलाहट के पीछे भी कोई शब्दातीत रहस्य था जो वह कहती नहीं, किंतु जो उनके शब्दों के आगे पीछे निरंतर मंडराता रहता था। सब दूरियों को एक संग लांग जाने वाली आत्मीयता जो मानो हमें भिगोकर खुद सूखी रह जाती। आईने की तरह उनके चेहरे पर सब कोई वह देख लेता जो देखना चाहते, किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। चाची ने बिट्टो के बालों की प्रशंसा भौजाई के मुंह से सुनी तो उनका रोया रोया चमक आया। जब छोटी थी तब इसे देखती, अब तो ये बाल आधे रह गए हैं। अपनी सेहत तो इसे एक आंख भी नहीं सुहाती। राम जाने क्या सोचा है इसने। बुआ। बिट्टो के स्वर में कुछ ऐसा खिंचा सा तनाव था कि हम सब चौंक गए। चाची सब पकाकर अप्रभावित सी हो गई। मैंने देखा बिट्टो के होठ कुछ दब से गए हैं और माथे पर एक हल्की सी सिकुड़न सिमट आई है। वह चाची की ओर देख रही है, किंतु फिर भी मानो उनकी ओर ना देखकर उनके परे कुछ देख रही हो। मां कब चुप रहने वाली थी। ठीक तो कहती है तेरी बुआ, इन हड्डियों के ढांचे को लेकर कब तक खिसकती रहेगी। बहुत पढ़ाई हो चुकी, कोई कलेक्टर तो बन नहीं जाओगी। बिट्टो का मुख मलन सा हो गया। बालों की लटें कनपट्टियों तक लुढ़क आई और वहीं झूलती रही। उनकी उंगलियां चाय के चमचे से मेज पोश पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगी। मैंने बिट्टो को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हूं।
जैसे माँ के एक एक शब्द को अपनी दृष्टि से तोल रहा हूं। चेहरा वही था जैसा अब तक देख आया था, लेकिन जो देख आया था या यहाँ जो था, उससे मानो इस क्षण तक मैं अनजाने में अपरिचित रह गया था। माँ के शब्दों में यह मेरे सामने बैठी हुई लड़की जो अपनी पतली पतली उंगलियों में चम्मच पकड़े मेज पोशी पर लकीरें खींच रही है, महज हड्डी की एक ठठरी से अधिक कुछ ना थी। ब्लाउज से जरा ऊपर गले के नीली उभरी हुई नस, नीचे धसा हुआ वक्ष स्थल, आंखों के नीचे चमकती हुई चांदनी सी दो परछाइयां, जैसे बारिश के बाद भीगी सी धूप में बाल की चिप्पियां हवा में ठिठक रही हो। ये सब पहले मैंने कहाँ देखे थे। कहानी आगे बाकी है।